विकल्प जो यहाँ पर होएगा तो वो होगा विकल्प बी, उपमा अलंकार। फिर अगला प्रश्न देखिए 56, इनमें से किसकी समानता से उपमा अलंकार होता है? किसकी समानता से होता है ये बताइए। तो सही विकल्प जो हो जाएगा रूप, गुण, प्रभाव, उपयुक्त, सभी से, डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है 57, जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? 57 का जो सही विकल्प होगा वो बताना है आपने। तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार, विकल्प ए सही हो जाएगा 57 का। विभावना में जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर होता है विभावना अलंकार, विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर देखिएगा, आपको एक तो उदाहरण दे देता हूँ। जो विभावना अलंकार होता है इसके उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु का आना, क्या है? एक उदाहरण तो ये हो गया, बिनु पद चले सुने बिनु का आना, विभावना अलंकार यहाँ होगा। दूसरा उदाहरण है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। फिर से देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। ये दो उदाहरण आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं भविष्य में। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। त्यों त्यों प्यासोई रहत ज्यों ज्यों पियत अघाई, पंक्ति में अलंकार होगा, कौन सा अलंकार है यहाँ? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा विशेषोक्ति, विकल्प ए। यहाँ पर विशेषता को प्रकट किया गया है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयोग लाया गया है। 58 का जो सही विकल्प होगा विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है 59, आंसू काव्य रचना में कौन सा छंद प्रयोग ये प्रमुख है? जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, इसमें जो प्रमुख छंद है तो वो बताना है कौन सा होगा यहाँ। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आनंद, जो आनंद छंद है ये इसमें प्रयोग में लाया गया है आंसू में। तो देखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो आंसू का समय कब तक स्वीकार किया जाता है? 1925 इसका समय स्वीकृत है, 1925। फिर ये भी प्रश्न बनेगा कि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। तो जो जयशंकर प्रसाद है इनके बारे में देख लेते हैं। जन्म जयशंकर प्रसाद का 1889 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। माता पिता का नाम इनका देवी प्रसाद और मुन्नी देवी है। गुरु इनके मोहिनी लाल हैं और जो बाल्य नाम इनका झारखंडी है, क्या है? झारखंडी है। उपनाम इनका कलाधर है, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर उर्वशी, बनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बपरूवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। कामायनी का समय भी पूछा जाता है, कामायनी का समय 1935 हो जाएगा। फिर देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। फिर जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता थी प्रथम प्रभात, सन 1918 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और ये झरना में संकलित है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60, संस्कृत के वर्णवृत्त का प्रयोग किस रचना में हुआ? तो 60 का सही विकल्प कौन सा होगा ये बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 60 का सी, प्रिय प्रवास। जो रचना है प्रिय प्रवास, इसमें संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग लाया गया है। ध्यातव्य ये रहेगा कि जो प्रिय प्रवास है इसका समय 1914 ईस्वी हो जाएगा। किसकी रचना है ये हरिऔध जी की रचना है, हरिऔध याद रखना है। फिर देखिएगा, साकेत पूछा जाता है, साकेत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी, समय 1931 है। फिर जो कामायनी है ये किसकी रचना है? अभी बताया आपको, जयशंकर प्रसाद की है, समय 1935 है। फिर है उर्वशी, ये किसकी रचना है? उर्वशी नाम से जयशंकर प्रसाद की रचना भी मानी जाती है, समय इसका 1909 हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है।
फिर है अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो बताइएगा कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो सही विकल्प यहाँ पर 61 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। फिर देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कैसा छंद है, तो ये है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद है ये। फिर ये भी पूछा जाता है इसमें कितने वर्ण होते हैं या गुरु वर्ण होते हैं। इसमें 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। किस किस का? जगण और तगण का। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, दोहा यह अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा? ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 आती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में इसमें 11-11 मात्राएं आती हैं। और देखिए, इसके अंत में गुरु लघु होता है। इसके अंत में गुरु लघु होता है। ध्यान रखना इसमें, इसका भी आपने। फिर है मुक्त छंद कविता में किसका महत्व है? मुक्त छंद कविता में किसका महत्व है, ये बताइएगा। तो 62 का सही विकल्प हो जाएगा अर्थलेख का, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 63, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित काव्य को? तो इसे कहा जाता है चंपू काव्य। जहाँ पर गद्य और पद्य मिश्रित रचना की जाए या काव्य रचा जाए उसे चंपू काव्य कहेंगे। फिर अगला प्रश्न है 64, लेखक और उसके उपनाम में कौन सा विषम संयोजन है? 64 का कौन सा सही विकल्प होगा? तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं पहले विकल्प। सैयद गुलाम नबी, इनका जो उपनाम रसलीन है, सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, इनका उपनाम कलाधर है, ये ऊपर ही बताया था आपको। सुदामा पांडे, इनका उपनाम धूमिल है, सही हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी, इनका चातक नहीं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन होगा, प्रेम घन। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न निकलते हैं, इसका ध्यान रखना है। फिर है अगला प्रश्न 65, तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ किससे हुआ? तो जो 65 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ पदम सिंह शर्मा के द्वारा हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्होंने बिहारी और एक सादी नामक कवि हैं, बिहारी और सादी, इन दोनों का तुलना की थी, जिससे तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है 66, डॉक्टर नगेंद्र मूलतः किस कोटि के आलोचक हैं? क्या ये मार्क्सवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, रसवादी हैं या फिर आदर्शवादी हैं? तो 66 का सही कौन सा होगा? तो जो डॉक्टर नगेंद्र थे, ये मूलतः रसवादी आलोचक की कोटि में आते हैं, सी सही विकल्प। फिर अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, कर लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है अभिव्यंजनावाद किससे संबंधित होगा? तो जो अभिव्यंजनावाद होगा आपका, तो ये हो जाएगा अभिनवगुप्त के साथ। रुकिएगा, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। अभिव्यंजनावाद होगा क्रोचे के साथ। अभिव्यक्तिवाद ये होगा अभिनवगुप्त के साथ। बी रेचन आएगा यहाँ, ये हो जाएगा अरस्तु के द्वारा। और जो अनुमितिवाद, ये शंकु का हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति का प्रमुख तत्व है। तो बताना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनकी जो आलोचना पद्धति थी, इसका प्रमुख तत्व किसे स्वीकार किया जाता है? तो जो 68 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो होगा विकल्प सी। लोक मंगल की दृष्टि इनकी आलोचना पद्धति का प्रमुख तत्व स्वीकार किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप लोग अवगत होंगे ही
कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके प्रमुख या प्रिय कवि के तौर पर तुलसीदास जी को जाना जाता है। और जो तुलसीदास थे इनकी जो दृष्टि थी ये भी लोक मंगल की दृष्टि ही स्वीकार की जाती है। इसी आधार पर इन्होंने भी अपनी जो आलोचना पद्धति स्वीकृत की वो लोक मंगल की दृष्टि पर आधारित थी। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्हें आलोचना का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने प्रमुख आलोचनाएं की हैं जैसे कि चिंतामणि हो गई, इत्यादि इत्यादि हो गई। ठीक है, इनको याद रखना है, भविष्य में पूछे जा सकते हैं ये। फिर अगला प्रश्न है 69, बिंब के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा या असत्य होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो बिंब है यह अविद्या शक्ति के चमत्कार के कारण होता है, तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी जो बिंब शब्द चित्र होते हैं सही हो जाएगा। बिंब रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बिंब कल्पना को मूर्त रूप देते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 4 प्रश्न इसके भी बन जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न से चार प्रश्न निकल रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण होगा ये आप देख सकते हैं। फिर देखिए, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बना हुआ PGT हिंदी वालों के लिए, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वही इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे हर एक ग्रुप से जुड़े होते हैं। तो आप लोग जो मुख्य आपका विषय है या मुख्य जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड ग्रुप में जुड़ना, तभी आपको लाभ मिलेगा इसका। LT प्लस अर्थात LT कमीशन और PGT हिंदी वाले सेम है, तो वो आप जुड़ सकते हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न 70, स्वच्छंदतावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, तो बताइएगा कौन सी स्वच्छंदतावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो 70 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, व्यक्तिकता। ये स्वच्छंदतावाद की मुख्य प्रवृत्ति रही है। बाकी सौंदर्य, अतिकल्पना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये तीनों की तीनों इसकी प्रवृत्ति या फिर विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी ये सही हो जाएगा 70 का बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71, रस को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले आचार्य हैं, कौन होंगे ये। तो 71 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ नहीं होगा यहाँ पर। रस को काव्य की आत्मा घोषित किसने किया था, आचार्य भरत मुनि के द्वारा। 71 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी। जो भरत मुनि थे इन्होंने रस को काव्य की आत्मा स्वीकृत किया था। यहाँ पर आपको 2-4 और तथ्य बता देता हूँ। जो भरत मुनि थे इन्होंने रसों की संख्या कितनी स्वीकृत की थी, 8। और बाद के जो आचार्य रहे उन्होंने रसों की गिनती 9 मानी। इन्होंने जो शांत रस को स्वीकृत नहीं किया था आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कौन सा शांत रस को स्वीकृत नहीं किया था। भरत मुनि की रचना का नाम नाट्यशास्त्र है और 3री शताब्दी के आसपास भरत मुनि स्वीकृत किए जाते हैं। और नाट्यशास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं किया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पर 71 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, यथार्थवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण रहा था अति कल्पना का विरोध। जो अति कल्पना हो रही थी उसका विरोध यथार्थवाद ने किया। क्यों किया, देखिए, जो यथार्थवाद से आप तात्पर्य ये समझिए, यथार्थ जो वर्तमान में हो रहा है अच्छा या बुरा हो रहा है इसे स्वीकृत करता था यथार्थवाद। परंतु इससे पहले जितने भी बात चले, कोई स्वच्छंदतावाद चला, कोई बिंबवाद चला, कुछ भी चला, उसमें कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसमें जो दूसरे बात है उसमें ये कहा जाता था कि तुम वर्तमान में चाहे भिखारी हो परंतु तुम आगे एक राजा बन सकते हो, एक सैनिक बन सकते हो। इस तरह की अति कल्पना हो रही थी जिसका कि विरोध यथार्थवाद ने किया। ठीक है,
बाकी काव्य सौंदर्य से असहमति ये इसके संबंध में नहीं है, और रोमानियत से मुक्ति की इच्छा ये भी इससे संबंधित नहीं है। कवि का मार्क्सवादी होना ये भी इससे संबंधित नहीं होगा, सिर्फ विकल्प ए ही इससे संबंधित होगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 73, प्लेटो के काव्य प्रयोजन विचार में कौन सा नहीं है? 73 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मनोरंजन की प्रधानता। मनोरंजन की प्रधानता को ये प्लेटो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। बाकी सत्य की प्रतिष्ठा इसे स्वीकृत करते हैं, मानव कल्याण इसे स्वीकृत करते हैं, देशो उत्थान इसे भी स्वीकृत करते हैं। आप लोग अवगत होंगे ही, जो प्लेटो हैं ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख विद्वानों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने देखिए शुरुआत में जिस तरह से भारत में व्यवस्थित तरीके से काव्यशास्त्र नहीं निरूपित हुआ था, उसी तरह से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी एक सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हुआ था काव्यशास्त्र। ठीक है, निरूपित नहीं हुआ था। जब से प्लेटो आए उसके पश्चात इन्होंने काव्यशास्त्र को एक निरूपित ढंग दिया। ठीक है। और देखिए प्लेटो के शिष्य पूछे जाएं तो अरस्तु हो जाएंगे। प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था और ये कवि को अपने साम्राज्य में स्थान देने के पक्ष में नहीं थे। कवि को ये मानते थे कि ये कवि होते हैं, ये नकल की नकल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये आइडिया लगा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 74, समालोचना दर्श किस मूल पुस्तक का अनुवाद ग्रंथ है? 74 का जो सही विकल्प हो जाएगा एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये इस पुस्तक का अनुवाद हो जाएगी। फिर देखिए जो समालोचना दर्श है ये जगन्नाथ जी की रचना स्वीकृत की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। जो जगन्नाथ दास है ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। अगला है 75, 8 रस मानने वाले आचार्य हैं। देखिए अभी ऊपर मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर ये प्रश्न आ गया कि जो भरत मुनि है ये 8 रस स्वीकार करते थे। तो 75 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 79, अनलख अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ किसने घोषित किया? मलिक महमूद जायसी, मंसूर, मोहम्मद साहब या फिर अमीर खुसरो? आसान था प्रश्न है ये भी। तो जो मंसूर है इन्होंने ये घोषित किया था कि मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर अगला प्रश्न देखिए 77, इनमें से कौन सा दर्शन अनिश्वरवादी है अर्थात ईश्वर को नहीं मानता? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प डी। जो बौद्ध दर्शन है या चारवाक दर्शन है ये दोनों ही दर्शन ईश्वर को स्वीकृत नहीं करते थे, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न है 78, ऋचा का संबंध किससे है? तो 78 का सही विकल्प वेद, वेद से रहा है ऋचा का संबंध, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 79, कजरी है, तो बताइए कजरी क्या है? तो कजरी लोकगीत है, यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला है खेचरी का तात्पर्य है, तो जो खेचरी का तात्पर्य हो जाएगा योग साधना की मुद्रा, 80 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न है 81, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल अक्षर होंगे यहाँ पर विकल्प ए। विकल्प के अनुसार बात की जाए तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। अगला प्रश्न है 82, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या देवनागरी? तो सही विकल्प हो जाएगा 82 का खड़ी बोली। जो हम प्रयोग में ला रहे हैं या फिर जिस बोली के माध्यम से हम वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो खड़ी बोली ही है। अगला प्रश्न 83, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मानी जाती है
तो ये मानी जाती है आपकी 11 स्वर और 33 व्यंजन। अगला प्रश्न है 84, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो 84 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा देवनागरी में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सी सही हो जाएगा यहाँ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक स्वर नहीं होगा, तो वो आपने बताना है। तो जो स्वर नहीं होगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। बाकी ए बी सी ये तीनों ही स्वर होंगे और ये हो जाएगा व्यंजन। अगला प्रश्न 86, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा डी। बाकी ठ ढ न ये तीनों ही ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 87, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन नहीं है? तो सही विकल्प होगा विकल्प डी ज्ञ, ये व्यंजन नहीं है। बाकी क्ष झ ज्ञ ये तीनों ही व्यंजन होंगे, ज्ञ ये स्वर होगा। फिर है अगला प्रश्न 88, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या है 8, विकल्प ए सही होगा। फिर है व्याकरण की दृष्टि से सौंदर्य क्या है? व्याकरण की दृष्टि से सौंदर्य है संज्ञा, विकल्प ए यहां पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। 90 क्या पूछा गया है? 90 से 94 तक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए कई बार शुद्ध पूछा जाता है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो शुद्ध का जो सही रूप होगा विकल्प ये वाला सही होगा, वर्तनी का सही रूप ये वाला होगा। देख लेते हैं, यहाँ पर 90 में पूछा गया है अधर्म किस प्रकार से लिखा जाता है? तो अधर्म का जो शुद्ध रूप होगा विकल्प सी के अनुसार अधर्म इस तरह से लिखा जाता है। फिर है 91, इसमें पूछा गया है अनुक्रम किस तरह से लिखा जाता है? तो जो अनुक्रम लिखा जाएगा विकल्प पी के अनुसार लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप होगा। 92 में पूछा गया है ऋषि कैसे लिखा जाता है? तो ऋषि लिखा जाता है विकल्प बी के अनुसार। फिर 93 में पूछा गया है जो ज्येष्ठ है ये कैसे लिखा जाता है? तो ज्येष्ठ लिखा जाता है विकल्प बी के अनुसार। 94 में पूछा गया है दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? तो दीर्घायु लिखा जाता है विकल्प ए के अनुसार, ध्यान रखना है। फिर 95 से 99 तक नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। विकल्प है 95 अनंत। बताइएगा अनंत का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा होगा? तो जो आकाश होता है इसका ही दूसरा नाम अनंत भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, कहाँ गया भाई? आडंबर। आडंबर का पर्यायवाची शब्द होगा, आडंबर का पर्यायवाची शब्द होगा ढोंग, विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है कपाल। कपाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो 97 का सही विकल्प हो जाएगा माथा। कपाल माथे को भी कहा जाता है। फिर है 98 छंद। छंद का पर्यायवाची होगा, तो जो छंद का पर्यायवाची हो जाएगा पद, विकल्प। देखिएगा प्रश्न है 99, ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा? संपदा। ठीक है, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। फिर थोड़े से और भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको कौन कौन से होने चाहिए। रुकिए, देखिएगा ऐश्वर्य शब्द के पर्यायवाची होंगे, संपदा तो होगा ही होगा, ईशा, बहुमा, संपत्ति, भवभूति, शक्ति, विभूति, धन इत्यादि।
फिर चलते हैं अपनी PDF की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 100 अति का पर्यायवाची क्या होगा। तो जो अति का पर्यायवाची हो जाएगा अल्प, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आज का हमारा लेक्चर रहा। मुझे पूर्ण आशा है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। हर एक परीक्षा, चाहे PGT हिंदी लीजिए, LT कमीशन लीजिए, LT टेट लीजिए, यहाँ पर आपसे ये प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों को भविष्य में संजो के रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके नोट करते रहिए। अगर नोट नहीं करना है तो इस वीडियो को कहीं पर सेव करके रखिए। जैसे कि आपको पता है ये प्लेलिस्ट में भी सेव हो जाती है। अगर आप इसे प्लेलिस्ट में सेव करना चाहते हैं वहाँ पर करिए, नहीं तो कहीं पर सेव करिए, ताकि आप इनका रिवीजन समय पर करते रहें। ठीक है, बाकी देखिए फिर से अवगत करवाऊँगा। अगर आप लोग LT कमीशन एंड PGT हिंदी के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से सुदृढ़ कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप कोर्स को लेंगे और अपनी स्टडी करते रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पता नहीं कब एग्ज़ाम की तिथि आ जाए और आप लोग अचंभित हो जाएं कैसे तैयारी करें। इसलिए जल्द से जल्द कोर्स में एनरोल होइए। यहाँ पर आपको अच्छी तैयारी करवाई जाती है, पूरा हिंदी साहित्य यहाँ पर कवर करवाया जाएगा आपको। बाकी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें समय पर सेंड की जाती रहती हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।